आज के इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप का यूनिट 1 के हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, जब हम यूनिट 1 की बात करते हैं, इसका टाइटल क्या है? स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हम टाइप्स ऑफ स्कूल विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज की बात करेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन फंक्शनरीज की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट रूल्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स स्कूल। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम एफिलिएशन, रेगुलेटिंग एंड फाइनेंसिंग बॉडीज की बात करेंगे। ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एजुकेशनल पॉलिसी दैट इम्पैक्ट स्कूल। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ स्कूल कल्चर की बात करेंगे, रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज सच एज असेंबलीज, एनुअल डेज। ठीक है। इनका स्कूल कल्चर के क्रिएशन में क्या रोल है, क्या योगदान है। तो यूनिट 1 में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कूल्स विद इन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज के विभिन्न प्रशासन निकायों के भीतर विद्यालयों के प्रकार। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि विद्यालयों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कूल्स, विद्यालयों के प्रकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी विद्यालय। फिर गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स के सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, कि ऐसे निजी विद्यालय जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। फिर प्राइवेट स्कूल्स, निजी विद्यालय। तो ये तीन जो है ये अलग अलग विद्यालयों के प्रकार हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट से पढ़ा होगा, कोई प्राइवेट से पढ़ा होगा, और कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल से आप सब पढ़कर आए होंगे। फिर अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं, तो अगर इंडिया में हम देखते हैं तो एजुकेशन इन इंडिया इज मेनली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट स्कूल्स, कि भारत में जो शिक्षा है मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों द्वारा ही प्रदान की जाती है। कि आज भी हम देखते हैं इंडिया में 50-60% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है फ्री दी जाती है, तो इसलिए ये सभी की पहुंच के अंदर आता है। These schools are run and financed by the central, state and local government की। और जो ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, एक अलग अलग जो गवर्नमेंट के टाइप्स हैं, तो कुछ स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, फाइनेंस किए जाते हैं, कुछ स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो कुछ लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, कि अपने मैनेजमेंट के बेस पर गवर्नमेंट स्कूल को 3 टाइप्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से 3 ये जो कैटेगरी हैं, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल, के ऐसे स्कूल जिनका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कौन कर रहा है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो ऐसे कौन कौन से स्कूल हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय विद्यालय। These schools are financed and administered by the central government। तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ओनली फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट रूरल एरिया के टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय है। जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं 6 to 12, और यहाँ पे बच्चों को पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन दी जाती है। फिर हम देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ओनली फॉर SC ST एंड OBC क्लासेस। ठीक है, तो ये भी स्कूल जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं। तो ये जो हमने 3 स्कूल देखे, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूल रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, की राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालय कौन कौन से हैं? तो दीज स्कूल आर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वोदय विद्यालय, कि जिन स्कूल्स के नाम के साथ सर्वोदय जुड़ा होता है, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय कन्या विद्यालय, ये सारे विद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और राजकीय विद्यालय, कई बार हम देखते हैं कि सर्वोदय ना लिखकर राजकीय भी लिखा होता है।
तो जिन स्कूल के आगे सर्वोदय, राजकीय इस तरह का टाइटल लगा होता है वो सारे जो राजकीय मतलब राज्य के, ठीक है। तो इस सारे के सारे विद्यालय स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। शासकीय विद्यालय, तो कई जगह राजकीय सर्वोदय ना लिखकर शासकीय भी लिखा जाता है, तो ऐसे स्कूल्स भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। और प्रतिभा विद्यालय, तो ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कूल रन बाय लोकल गवर्नमेंट, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। ये स्कूल्स कौन कौन से हैं? तो दीज स्कूल्स आर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन स्कूल्स को हम देखते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, जो आपने सुना होगा, एचडीएमसी स्कूल, एनडीएमसी स्कूल, एमसीडी स्कूल, ठीक है। तो इस तरह के जो स्कूल होते हैं, नगर निगम विद्यालय, ये लोकल जो गवर्नमेंट होती है, ये 5th क्लास तक के स्कूल होते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय, इसको हम प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, प्राथमिक शाला भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एनडीएमसी का जो स्कूल है, जिसको हम कहते हैं नवयुग, तो नवयुग स्कूल ये 12th क्लास तक है, लेकिन ये भी जो लोकल गवर्नमेंट है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके थ्रू चलाया जाता है। तो कुछ स्कूल जो ऐसे भी होते हैं, जैसे हम नाम देख रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, स्थानीय स्तर पर काम करती है, उनके थ्रू ये स्कूल्स रन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अब गवर्नमेंट स्कूल का तो हमने देख लिया कि उसके 3 टाइप्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के बेस पर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल और लोकल गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल की। ऐसे स्कूल, these are usually charitable trust run schools that receive partial funding from the government, की आमतौर पर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो ये स्कूल कौन कौन से हैं? डीएवी स्कूल, केरला एजुकेशन सोसाइटी, आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, संत निराकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके अलावा तमिल से भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्कूल ऐसे भी होते हैं जो ट्रस्ट के थ्रू चलाए जाते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंड दिया जाता है, तो ऐसे स्कूल्स को कहते हैं गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल्स। आप इनकी लिस्ट भी गूगल में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल। These schools do not receive any aid from government. इन विद्यालयों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल्स हैव बीन स्टेबलाइज्ड सिंस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ करता था उस टाइम से प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेट, कि आज की बात करें तो तकरीबन इंडिया में 29% स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में जाकर एजुकेशन ले रहे हैं। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सच स्कूल्स इन इंग्लिश, की प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम हम मोस्टली देखते हैं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है, ठीक है। और मेनली प्राइवेट ऑन स्कूल कैरी द टाइटल, और ये प्राइवेट स्कूल है अपने नाम के साथ कौन सा टाइटल लगाते हैं? पब्लिक, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दीप पब्लिक स्कूल। तो इस तरह से ये ज्यादातर जो स्कूल है अपने नाम के साथ, मैक्सिमम स्कूल नाम के साथ पब्लिक का टाइटल लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं करिकुलम एंड स्कूल एजुकेशन बोर्ड, कि ये सारे स्कूल तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे इन स्कूल्स में कौन सा करिकुलम फॉलो होता है और इन स्कूल में जो है कौन सा बोर्ड है, ठीक है, जिन जो इनको कंट्रोल करता है, जो इनको एफिलिएशन देता है, जो इनको परमिशन देता है। तो इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा बोर्ड, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया। तो इस तरह से हर स्टेट के अपने एजुकेशन बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक हो गया स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा बोर्ड, फिर सीबीएसई। बहुत सारे स्कूल जो होते हैं जिनको एफिलिएशन कहाँ से मिलता है? सीबीएसई के थ्रू। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो सीबीएसई भी एक बोर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं आईएससी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो ये भी एक बोर्ड है जो 10th 12th के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, ठीक है। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद,
इसके अलावा NIOS, जहाँ से स्टूडेंट 10th और 12th कोरस्पॉन्डेंस से करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप प्रोग्राम जो है ये NIOS करवाता है। तो NIOS भी एक बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसके अलावा आप सब जब स्कूल्स में होगे तो आपने NCERT का नाम सुना होगा, स्कूल की बुक्स में लिखा रहता है, ठीक है। और स्टेट लेवल पे SCERT। तो सेंट्रल लेवल पे जो एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी जो ये बनाने का काम किसका है, NCERT का है, करिकुलम डेवलप करना बनाना। और स्टेट लेवल पे जो एजुकेशन में जो रिसर्च का काम है, ट्रेनिंग का काम है, वो किसका है, SCERT का, ठीक है। आपने NCERT की बुक्स देखी होंगी, और स्टेट लेवल पे जो इस तरह के जो बुक्स बनाने का काम होता है वो SCERT का होता है। तो ये अलग अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड और जो ये करिकुलम, हमने देखा कि करिकुलम भी बनाना इनका काम होता है, और अलग अलग स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं लेवल ऑफ स्कूलिंग NP 2020 के अकॉर्डिंग कि हमारे यहाँ पे विद्यालय शिक्षा के कौन कौन से स्तर जो है। तो अगर हम NP 2020 की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज आता है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 ईयर का होता है, ठीक है। अब इस 5 ईयर को कैसे कैटेगराइज किया है, इसमें से 3 to 6 जो ईयर है, ये 3 ईयर है। इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जाना गया है, जहाँ पे बच्चों को प्ले मतलब आप कह सकते हो कि खेल खेल में सिखाया जाता है, बताया जाता है, लर्निंग थ्रू प्ले, ठीक है। और फिर 6 to 8 फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, ये 2 ईयर का जो है, तो ये फाउंडेशन स्टेज है जहाँ पे बच्चों की न्यू फाउंडेशन तैयार किया जाता है। फिर सेकेंड जो स्टेज हम देखते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ईयर का है, ठीक है, क्लास 3 to 5। तो इस स्टेज को क्या कहा गया है, प्रिपरेटरी स्टेज। तो फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज, आप कह सकते हो कि नर्सरी KG से लेकर सेकेंड क्लास। सेकेंड जो है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 to 3rd to 5th क्लास। और उसके बाद देखते हैं मिडिल स्टेज 3 ईयर का, 6 to 8 क्लास। और लास्ट में हम देखते हैं सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर का, 9 to 12th क्लास। तो ये लेवल ऑफ स्कूलिंग है इंडिया में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशन फंक्शनरीज, की शिक्षा अधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो हम देखते हैं कि शिक्षा अधिकारी या एजुकेशन फंक्शनरीज होते कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर स्कूल का हेड हो सकता है, एजुकेशन ऑफिसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो इनको हम सुपरवाइजर कहेंगे। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ काउंसलर, कि एक काउंसलर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, टीचर्स की बात करते हैं, तो टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टूडेंट एजुकेशन, कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि पैदा करना और उनके विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और टीचर्स का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों का सिर्फ इवेल्युएशन नहीं करना होता, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, उनको आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो टीचर्स का काम सिर्फ क्लास में जो बुक है उसको सिर्फ पढ़ा दिया, करिकुलम जो सिलेबस है उसको खत्म कर दिया, इतना नहीं है, बल्कि अपने बच्चों का डेवलपमेंट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको कामयाब बनाना है। Teachers should motivate their learners to develop their personal, social and professional competencies, कि टीचर का काम है कि अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करें ताकि बच्चा अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक जो दक्षता है उसको विकसित कर सके, आगे बढ़ सके। Teachers can plan teaching activities keeping in view the needs and welfare of the learners, कि टीचर जो भी टीचिंग एक्टिविटीज जो है उसको डेवलप कर रहा है, बना रहा है, तो बनाते टाइम स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, स्टूडेंट की नीड को, स्टूडेंट के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही इस तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज की जाए, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज बनाओ उसका एक पर्पस होना चाहिए कि बच्चा उससे कुछ सीखे, बच्चे की नीड को ध्यान में रखकर, बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटीज बनाई जाए।
अगर अब हम बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर, कि एक टीचर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले, मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट, कि आप किसी दूसरे का एग्जाम्पल मत दो बच्चों को, बल्कि आप खुद एक एग्जाम्पल बनकर बच्चों को दिखाओ, क्योंकि बच्चा आपको देखकर सीखता है। तो मस्ट बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन विद द लर्नर्स एंड देयर पेरेंट्स, की बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक स्पष्ट संवाद होना चाहिए। To motivate the student to learn from their successes as well as from their mistakes, कि बच्चों को आप सिखाओ कि बच्चा अपनी सक्सेस से भी किस तरह से सीख सकता है, और अगर बच्चा सक्सेस अगर नहीं होता, अगर फेल होता है, तो उससे भी किस तरह से, अपने फेल होने से भी, ठीक है, किस तरह से वहां से भी चीजों को सीख सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा बच्चों को मोटिवेट करो, उनको बताओ कि हम अपने कामयाबी से सीख सकते हैं, तो हम अपने असफलता से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की प्रगति का, उनके प्रोग्रेस का टाइम टू टाइम उसका इवेल्युएशन करना है, और उस हिसाब से उनको गाइड करना है, आगे बढ़ाना है। कंडक्टिंग असाइन क्लासेस एज पर द शेड्यूल, कि आप स्कूल में जो टाइम टेबल है उसमें आपको जो क्लासेस असाइन की गई हैं, तो अपने टाइम के हिसाब से आप उस क्लास को लेते रहें, पंक्चुअल रहें। टू मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट सेफ एंड प्रोग्रेसिव, कि आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरह का होना चाहिए कि सभी बच्चे सेफ महसूस करें, और प्रोग्रेसिव, कि बच्चे आगे बढ़ें, सीखें, लर्न करें, खुद को आगे बढ़ाएं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। तो एनवायरनमेंट सेफ भी होना चाहिए और प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, सुरक्षित और प्रगतिशील। प्लानिंग, प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग लेसन, जो भी आप पढ़ाएं पहले उसको प्लान करें, उसको तैयार करें, और फिर उसको अच्छे से डिलीवर करें। टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एक्टिविटी ऑफ द स्कूल, कि स्कूल में जो भी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उसमें बच्चों को एनकरेज करें, कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, कि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो बच्चों का। प्रमोटिंग इक्वेलिटी एंड डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कि कक्षा में समानता और विविधता को बढ़ावा दे, कि एक क्लास में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो आप सभी का सम्मान करें, सभी के साथ इक्वल बिहेव करें। ठीक है, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और अगर अब हम सुपरवाइजर की बात करते हैं, तो एक स्कूल में सुपरवाइजर कौन हो सकता है? वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ के जो हेड हो सकते हैं, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हो सकते हैं, जो सुपरविजन करते हैं, देखते हैं स्कूल को कि स्कूल में क्या क्या चीजें चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही, फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो सुपरवाइजर में ये लोग आ सकते हैं। तो इट इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन, कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शिक्षा के निर्देश और सुधार से है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग एंड इट्स रिलेटेड फैक्टर, किसका संबंध सीधे तौर पर शिक्षण अधिगम और इससे संबंधित कारकों से है। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्टर की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या आता है? टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, करिकुलम आता है, और टीचिंग मटेरियल आता है। तो इसका संबंध सुपरविजन का, सुपरवाइजर का इनसे है, कि इनको देखना, इनका सुपरवाइज, इसको इसको देखना, ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, रिसोर्सेस अवेलेबल कराना, स्कूल को आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना। तो एक सुपरवाइजर का काम होता है सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को साथ लेके चलना। ठीक है, और अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं, तो स्कूल सुपरवाइजर आर मैनेजर इन चार्ज ऑफ द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, की रोजाना की जो एक्टिविटी स्कूल में हो रही है उसका प्रभारी है, उसका प्रबंधक है कौन? सुपरवाइजर। दे मस्ट मैनेज टीचर्स, लाइब्रेरियंस, काउंसलर, सपोर्ट स्टाफ एंड अदर एम्प्लॉइज, की शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, परामर्शदाता, सहायक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों का प्रबंधन करना, सबको साथ लेके चलना, ये सुपरवाइजर का काम है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ कंसर्न फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, कि उसके बड़े पैमाने पर, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे समुदाय, कम्युनिटी है, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी चिंताओं का पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए सुपरवाइजर। उसको अपनी सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, टीचर्स की प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, पेरेंट्स की क्या चिंताएं हैं उसके बारे में पता होना चाहिए।
मीटिंग विथ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज पेरेंट्स एंड टीचर्स ग्रुप, कि जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे एमएलए हो गए, एमपी हो गए, निगम पार्षद हो गए, टाइम टू टाइम इनसे बात करते रहना चाहिए, पेरेंट्स से, टीचर्स ग्रुप से उनको बात करते रहना चाहिए, ताकि स्कूल की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, तो सब एक पॉजिटिव वे में हो सके, बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जा सके, एक आधुनिक और एक अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों को। प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल, कि विद्यालय के विकास के लिए दिशा प्रदान करना। टू सुपरवाइज द क्लासेस ऑफ टीचर्स, की शिक्षकों की कक्षाओं का पर्यवेक्षण करना, टाइम टू टाइम देखना कि टीचर्स क्लास में किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम उसको सुपरवाइज करना। टू ऑब्जर्व द टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, की विद्यालयों में जो भी टीचिंग लर्निंग का एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना। टू सुपरवाइज स्कूल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, की विद्यालय सुधार कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, विद्यालय की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना, और विद्यालय को एक मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यालयों को आगे बढ़ाना, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। कीपिंग एन आई ऑन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और हितों पर नजर रखना एक सुपरवाइजर का काम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंसलर की बात करते हैं। काउंसलर कौन होता है? परामर्शदाता। तो एन एजुकेशनल काउंसलर इज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हु हेल्प्स पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू सॉल्व देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। कि काउंसलर का काम ही है कि चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वहाँ पे जो भी टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको दूर करना, उनको पता करना, उनको दूर करना, और बच्चों की समस्याओं को हल करके उनकर आगे बढ़ाना। They work closely with student, parents and educators to improve student outcomes। कि वो चाहे हम पेरेंट्स की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे बच्चों की बात करें, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल है, चाहे मेंटल है, जो भी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जा सके और स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जा सके अधिगम पथ पर। दे आर क्लास्ड एज एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलर। की काउंसलर भी दो तरह के होते हैं, एक एजुकेशनल होते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है बच्चों की उसको सॉल्व करते हैं, और एक वोकेशनल काउंसलर जो टाइम टू टाइम, जैसे 10th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, कि बच्चे को अगर जानना है कि आगे मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग कोर्सेज में क्या आगे स्कोप है, तो जॉब ओरिएंटेड जो काउंसलिंग होती है उसे हम वोकेशनल काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, they work in variety of school setting ranging from elementary school to colleges। की हम देखते हैं अलग अलग स्कूल्स में ये काउंसलर काम करते हैं, और हम एलिमेंट्री से लेकर हायर लेवल तक जो ये काउंसलर होते हैं, जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करके उनको आगे बढ़ाते हैं। They provide guidance to student, listening to their concern and helping them make healthy decision। कि वे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं और उन्हें स्वस्थ निर्णय लेने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, काउंसलर जब बच्चों से बात करते हैं तो उनको एक अच्छा, एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं, एक अच्छा स्थान देते हैं जहां बच्चा खुलकर अपनी बात को रख सके, अपनी बात को बता सके, और काउंसलर बच्चे के साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि बच्चा अपनी समस्याओं को बोल सके, बता सके, ताकि काउंसलर बच्चे के साथ, बच्चे की हेल्प से उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। अगर हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, काउंसलर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, टू सजेस्ट द स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल इशू सच एज करिकुलम एंड प्रोग्राम सेलेक्शन, स्कूल एडजस्टमेंट, स्टडी हैबिट एंड करियर प्लानिंग। कि एजुकेशनल जो इशू है, चाहे करिकुलम से रिलेटेड है, चाहे प्रोग्राम सिलेक्शन की कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करे, कौन सा स्ट्रीम में जाए, ठीक है, स्कूल एडजस्टमेंट, स्कूल में कैसे एडजस्ट करे, क्लास में किस तरह से एडजस्ट करे, स्टडी हैबिट्स को कैसे डेवलप करे, करियर प्लानिंग के लिए क्या क्या करे, तो इससे रिलेटेड जो है सजेशन देना काउंसलर का काम है। ठीक है, टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड ओवरकम पर्सनल, सोशल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम दैट अफेक्ट देयर एजुकेशनल सिचुएशन। कि जो भी बच्चों की एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है, जो भी अलग अलग चीजें हैं जो बच्चों की एजुकेशन को इम्पैक्ट डाल रही है, चाहे उनके पर्सनल, सोशल, बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करना, ताकि बच्चे की जो प्रॉब्लम है दूर हो सके और बच्चा एक अच्छी एजुकेशन ले सके, आगे बढ़ सके।
to interact with the parents and teachers of the student to solve their academic and other problems, कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा अन्य समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर से भी बात करना. To assess the abilities, interest and personality characteristics ऑफ स्टूडेंट यूजिंग टेस्ट, रिकॉर्ड, इंटरव्यू एंड प्रोफेशनल सोर्सेज. कि एक काउंसलर एक्सपर्ट होता है, वो अलग अलग टेस्ट है, ठीक है, वो क्या करता है कि बच्चे की जो इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटीज को जानने के लिए अलग अलग तरह की, चाहे उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, चाहे उसकी एबिलिटी से रिलेटेड है, तो अलग अलग तरीके का जो टेस्ट है कंडक्ट करता है, ताकि बच्चों के बारे में अच्छे से जान सके, समझ सके और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड कर सके. ठीक है, तो टेस्ट लेता है, उसके जो बच्चों के प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देखता है, बच्चों का इंटरव्यू लेता है, तो अलग अलग जो भी रिसोर्सेज हैं उससे बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल कलेक्ट करता है. To prepare report on the activities of the student are required by the administration. कि कॉलेज की बात करें, चाहे स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलर को अपॉइंट करता है ताकि बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. तो काउंसलर का भी काम है कि जो भी डाटा इकट्ठा कर रहा है, जो भी बच्चों को काउंसलिंग कर रहा है, तो एक जो सारा डाटा है, जो एक रिकॉर्ड है, उसको मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड देना. ठीक है. टू डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट प्रॉब्लम हैव बीन रिसॉल्व, कंडक्ट द फॉलो अप इंटरव्यू. कि अब एक काउंसलर ने जिन जिन बच्चों की काउंसलिंग की, उनकी इनको सॉल्यूशन बताए, ठीक है, तो टाइम टाइम पे फॉलो अप प्रोग्राम भी करना, फॉलो अप इंटरव्यू भी करना, ताकि पता चल सके कि जिन बच्चों की काउंसलिंग हुई, क्या उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, क्या उनकी प्रॉब्लम दूर हो गई. तो इसलिए फॉलो अप इंटरव्यू भी कंडक्ट करना. ठीक है, ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस, कि सरकार और शासन के बीच में क्या अंतर है. तो इस वीडियो लेक्चर का हमारा फर्स्ट पॉइंट है और इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार और शासन के बीच में, गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में क्या अंतर है. तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री. कि सरकार ऐसे लोगों का समूह है जो किसी देश के प्रशासन पर शासन करते हैं, उसे चलाते हैं. तो सरकार तो हमें पता चल गई गवर्नमेंट क्या है. और अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की. तो गवर्नेंस इज द एक्ट ऑफ गवर्निंग और रूलिंग, कि शासन प्रशासन का कार्य है. कि जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, जो लोगों का एक समूह है जो काम कर रहा है देश के लिए, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गवर्नमेंट क्या है. ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको पब्लिक सेलेक्ट करके, वोट करके भेजती है, और वो लोग जब मिलकर देश के वेलफेयर के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस. तो दोनों में ये अंतर है. ठीक है, तो गवर्नेंस इज व्हाट अ गवर्नमेंट डज, कि शासन वही है जो सरकार करती है. ठीक है, तो सरकार लोगों का एक समूह है जो पब्लिक इसको सेलेक्ट करके भेजती है, और वो लोग मिलकर जो काम करते हैं देश के वेलफेयर के लिए, तो उसे कहते हैं गवर्नेंस. तो सरकार अच्छा काम करती है तो हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, और सरकार अच्छा काम नहीं करती तो हम कहते हैं पुअर गवर्नेंस. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं कि गवर्नेंस इज द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ द पॉलिटी, while the government is the body through which this done. कि शासन व्यवस्था का भौतिक अभ्यास है. जैसे मैंने आपको बोला कि हम जिन लोगों को सेलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, ठीक है, तो उन लोगों का एक समूह से हम कहते हैं गवर्नमेंट. और उन लोग मिलकर जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उस काम को हम कहते हैं गवर्नेंस. ठीक है, तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं गवर्नेंस इन स्कूल. तो गवर्नेंस हमें समझ में आ गया. गवर्नेंस क्या हुआ? काम हो गया, शासन हो गया. चाहे हम एक देश में शासन करने की बात करें, चाहे हम स्कूल में शासन करने की बात करें, स्कूल का शासन किस तरह से चल रहा है. तो अगर हम इसको स्कूल लेवल पे देखें, गवर्नेंस इन स्कूल, की विद्यालय में शासन. ठीक है, तो गवर्नेंस इन स्कूल मींस टू शेयर गुड प्रैक्टिसेस. की स्कूल में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मतलब जो भी एजुकेशन हो रहा है, टीचिंग लर्निंग जो हो रहा है, बहुत ही इफेक्टिव वे में हो रहा है, बहुत ही अच्छे से हो रहा है. ठीक है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब इस बात को लेके इंश्योर होते हैं कि स्कूल में जो भी एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, बहुत अच्छे से की जा रही है. स्टेक होल्डर्स का मतलब है चाहे पेरेंट्स हो गए, चाहे स्टूडेंट हो गए, चाहे कम्युनिटी के मेंबर हो गए, चाहे
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो ये सारे चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, तो इनका जो इन सबको हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो अगर हम गवर्नेंस इन स्कूल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल में जो भी टीचिंग लर्निंग की जो प्रैक्टिसेस हो रही है बहुत ही अच्छे से चल रही है, और एजुकेशनल सर्विसेज वेल मैनेज है, वेल ऑर्गेनाइज है। ठीक है। It is concerned with how the funding and management of education are coordinated। कि अगर गवर्नेंस इन स्कूल की बात करते हैं तो इसका संबंध है कि स्कूल में जो भी फंडिंग हो रही है, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट है, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, उसका प्रबंधन कैसा किया जा रहा है, इससे रिलेटेड है। क्या उसका सही से प्रबंधन मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। Ethics, compliances and administration are the main elements of governance। कि नैतिकता, अनुपालन और प्रशासन शासन के मुख्य तत्व है। अगर हर कोई अपने इथिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ के इथिक्स को, कंप्लायंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारी चीजें गवर्नेंस की बात करते हैं उसके मुख्य तत्व हैं, जिसके थ्रू जो काम है बहुत अच्छे से किया जा सकता है, हो सकता है। अब हम टाइप्स ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं कि गवर्नेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। शासन के प्रकार, विद्यालय में शासन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, गुड गवर्नेंस एंड पुअर गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या है, ठीक है, अच्छा प्रशासन क्या है, या सुशासन हम कह सकते हैं, कि जहां पर जिस स्कूल में टीचर्स में स्टूडेंट में सबका कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हो, हर कोई अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, जहां पर जो भी काम हो रहा है ट्रांसपेरेंसी हो, कि पेरेंट्स को भी, सोसाइटी को भी पता हो कि स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी हो, इंटीग्रिटी हो, सब मिलकर साथ चले। तो ऐसे ऐसे प्रशासन को, ऐसे शासन को हम कहते हैं गुड गवर्नेंस या सुशासन, जहाँ पे चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली हो रही हो। लेकिन पुअर गवर्नेंस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी तरह की कोई सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लैक ऑफ इंसेंटिव, कि किसी तरह का कोई इंसेंटिव, कोई रिवॉर्ड नहीं होता, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, स्कूल में हो क्या रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, नहीं पता होता, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई भी अपने काम के लिए अकाउंटेबल नहीं होता। तो ऐसे स्कूल को हम कहते हैं जहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी, इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो कहते हैं पुअर गवर्नेंस, मतलब वहाँ का शासन ठीक नहीं है। तो अक्सर हम इसी बेस पर कि किसी भी स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है किस तरह से हो रही है, तो उस बेस पर हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, तो तुम यहाँ पे एडमिशन लो, और ये स्कूल यहाँ पे चीजें ठीक से समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे मत लो। तो पुअर गवर्नेंस इन स्कूल एंड गुड गवर्नेंस इन स्कूल। अब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो देखो दो वर्ड, फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, मैनेजमेंट, कि उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और कहां पर, स्कूल में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट स्कूल, कि विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन, कि विद्यालय में जो भी पैसे आ रहे हैं उसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, प्रबंधन किया जाए। ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसेंशियली मीन्स planning, organizing, directing and controlling the financial activity in school so that the financial resources are used in an effective and efficient manner। ठीक है। कि वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है, अनिवार्य रूप से विद्यालयों में वित्तीय गतिविधियों की योजना बनाना, व्यवस्थित करना, निर्देशित करना और नियंत्रित करना, ताकि जो भी वित्तीय संसाधन है, जो भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, उसका कुशल और प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जा सके। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाती है, ताकि स्कूल में जो भी इनकम हो रही है, जो भी पैसा है, उसको सही तरीके से सही जगह पे लगाया जा सके, जो भी रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, ताकि स्कूल एक सही दिशा में आगे बढ़ सके। Financial management ensure that the administration and management team in the school is able to manage the budget in a better way। कि वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय में प्रशासन और प्रबंधन टीम बजट को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम हो।
3 की सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल, कि एक विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के 3 प्रमुख खंड कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट का है कि कोई भी स्कूल हम देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि स्टूडेंट की फीस कितनी रखी जाए, प्राइमरी विंग के लिए कितनी फीस होनी चाहिए, सेकेंडरी के लिए कितनी होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए कितनी फीस रखी जानी चाहिए। ठीक है, बच्चों की फीस टाइम टू टाइम आ रही है कि नहीं आ रही, जिन बच्चों की फीस नहीं आ रही उनको इन्फॉर्म करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट जो स्टूडेंट की फीस का सारा हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो पहला की सेगमेंट क्या हो गया, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। सेकंड हो गया स्टाफ पेरोल मैनेजमेंट, कि जितने भी उस इंस्टीट्यूट में स्कूल में वर्कर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, किसको किसको कितनी सैलरी दी जाए, नॉन टीचिंग को कितनी दी जाए, टीचिंग को कितनी दी जाए, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी किसको कितना पेमेंट किया जाए। ठीक है, तो इस सारा जो है स्टाफ पेरोल मैनेजमेंट ये काम करता है। और थर्ड हम देखते हैं स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट। जो स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने किस पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, बजट को पास करना और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना ईयरली क्वार्टरली। ठीक है, तो ये सारा जो काम होता है स्कूल अकाउंट मैनेजमेंट का होता है। तो 3 की सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 की सेगमेंट्स है। और अगर हम एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला है कि एस्टिमेट द नीड, कि कोई भी अगर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इस स्कूल की क्या नीड है, क्या क्या रिसोर्सेज स्कूल को चाहिए, तो सबसे पहले उसका एक अनुमान लगाना, एस्टिमेट द नीड। ठीक है, कि कितने स्मार्ट बोर्ड चाहिए, कितने डेस्क चाहिए, तो ये सारी चीजें इसका एक एस्टिमेट नीड बनाना। ठीक है, अनुमान लगाना। उसके बाद किस पर कितना पैसा खर्च किया जाना है, ऑब्टेन फाइनेंसिस एंड इन अकॉर्डिंग विद द एस्टिमेट नीड, कि अनुमानित जरूरतों के अनुसार ही वित्त प्राप्त करना। कि एक एस्टिमेट आपने बना लिया कि इतना पैसा लगना है, तो उसके हिसाब से आप जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी वित्त है, जो भी पैसा है, आप उसको लो। ठीक है, और उसके बाद एडमिनिस्टर द फाइनेंसिस इन अ लीगली करेक्ट मैनर, कि कानूनी रूप से सही तरीके से वित्त का प्रशासन करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कि सबसे पहले आप मान लो कहीं शॉपिंग के लिए भी जाते हो, तो जाने से पहले पहले आप एक अनुमान लगाते हो ना, कितने मुझे ये सामान लेना है और इतना पैसा लग सकता है इन सामानों पर। उस हिसाब से फिर आप उतने पैसे लेके जाते हो और फिर उन पैसों को जो जो आपने एक अनुमान लगाया था उस पर आप खर्च करते हो। तो इस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी एक एम होते हैं कि सबसे पहले विद्यालय में क्या क्या जरूरत है, स्कूल में क्या क्या नीड है, उसका एक एस्टिमेट बनाना, फिर उतना पैसा लेना और उनको चीजों पर सही तरीके से लगाना। रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन एंड कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल अफेयर्स, की वित्तीय मामलों पर निर्णय और नियंत्रण। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ फंड्स रिसीव्ड एंड स्पेंड बाय द स्कूल, कि विद्यालयों द्वारा प्राप्त और खर्च किए गए धन का रिकॉर्ड रखना। कीप ओवरऑल कंट्रोल ऑफ स्कूल मनी, कि विद्यालयों के पैसे का समग्र नियंत्रण रखना। डिसाइडिंग रिसोर्सेस एलोकेशन विद इन द स्कूल और डिपार्टमेंट, की विद्यालय या विभाग के भीतर जो भी रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसका आवंटन का निर्णय लेना, कि किन रिसोर्सेज पे कितना खर्च करना है, किन डिपार्टमेंट पे कितना पैसा उनके वेलफेयर के लिए लगाना है। ठीक है, ड्रॉ अप द बजट ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष बजट तैयार करना। एडवाइस ऑन वे ऑफ फंड रेजिंग, कि धन प्राप्त करने के तरीके पे सलाह देना, कि एक स्कूल किस तरह से फंड को रेज कर सकता है, फंड को प्राप्त कर सकता है, चाहे तो इस संबंध में निर्णय लेना। ठीक है, चाहे बच्चों की फीस बढ़ाकर, चाहे इसके अलावा भी स्पॉन्सर्स को, जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनको ढूंढ कर। ठीक है, अलग अलग जो मेला होता है, वर्कशॉप होता है, ऑर्गेनाइज करके। तो एडवाइज ऑन वे ऑफ फंड रेजिंग, की धन को प्राप्त करने के तरीके तरीके कौन कौन है, इस संबंध में सलाह देना। इसके अलावा चेक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना। और प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ मार्केट स्ट्रेटेजी फॉर द स्कूल, तो विद्यालय के लिए बाजार की रणनीति तैयार करना और उसे लागू करना, कि किस तरह से हम मार्केट स्ट्रेटेजी है ताकि स्कूल को हाईलाइट कर सकें, चाहे एडवर्टाइजमेंट की बात करें, चाहे जगह जगह बैनर्स लगाने की बात करें, तो इन तरीकों के बारे में भी सलाह देना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है।
रिलेशनशिप बिटवीन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कूल, समर्थन संगठन और विद्यालय के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, इनको सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा क्यों जाता है। आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे, जैसे एनसीईआरटी हो गया, केवीएस, सीबीएसई, एनआईओएस। तो इन सभी को सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो स्कूल्स की बात करें तो कोई भी स्कूल्स अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, उसको रन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे सीबीएसई हो गया जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, एफिलिएशन देता है। तो एनसीईआरटी जो है, चाहे रिसर्च की बात करें, चाहे बुक्स की बात करें, जो स्कूल्स को प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स को किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कि भारत में माध्यमिक शिक्षा निम्नलिखित संगठनों द्वारा समर्थित है। जो स्कूल्स हैं उनको कौन कौन से संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करते हैं, तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी। तो स्कूल्स में अक्सर आपने देखा होगा, आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी वो एनसीईआरटी से ही पब्लिश होके आती है। तो एनसीईआरटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग का काम तो करता है, साथ के साथ बुक्स भी पब्लिशिंग करने का काम इसका होता है। तो अक्सर स्कूल्स की जो बुक है एनसीईआरटी ही पब्लिश करता है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सीबीएसई। बहुत सारे स्कूल्स आपने देखे होंगे सीबीएसई एफिलेटेड। तो सीबीएसई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, साथ के साथ बोर्ड के एग्जाम भी कंडक्ट करता है, वर्कशॉप और इस तरह के एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सीआईईटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्कूल्स को टेक्निकल सपोर्ट करता है, टेक्निकल हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस। तो बहुत सा ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम ओपन से कंडक्ट करवाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम बाद फाइनेंशियल या किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से अपने स्कूल छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों के लिए जो काम के साथ साथ स्कूलिंग भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट करवाना प्लस और प्रोफेशनल एप्लीकेशन कोर्सेज भी ये ऑर्गेनाइजेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है जिसके अंडर में बहुत सारे स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। केवीएस नाम आपने सुनते आए होंगे। नवोदय विद्यालय समिति, तो एक नवोदय विद्यालय समिति है जो स्पेशली बनी है, जो गांव साइड के जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। और ये 6 से लेकर 12th तक के स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बिल्कुल बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी फ्री एजुकेशन दी जाती है, उनको किसी तरह की उनकी कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, इसी तरह से सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, सीटीएसए, कि जब 1960s में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो बहुत सारे तिब्बतन जो थे वो भारत आ गए। इंडिया ने इनको स्पेस दिया रहने के लिए, और इनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये एक और संगठन बना, सीटीएसए। ठीक है, जो तिब्बतन एजुकेशन है उसको रन करता है। तो एक ये संगठन है। ओके, तो अब हम इन सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी 1961, मतलब एनसीईआरटी 1961 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाज स्टेबलाइज्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 1 सितंबर 1961 फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो देखो एनसीईआरटी बना, क्या पर्पस था? प्रोवाइडिंग एकेडमिक सपोर्ट, शैक्षिक सहायता के लिए, ताकि स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को और बढ़ाया जा सके। तो इसलिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है? इट इज द एकेडमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार के अकादमिक या शैक्षिक सलाहकार के रूप में काम करता है ये संगठन। ओके, फिर द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इम्प्रूव ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री, कि ये संगठन क्या करता है कि रिसर्च, पब्लिकेशन, ट्रेनिंग के माध्यम से
हमारे जो ऑल ओवर इंडिया जो स्कूल्स एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करता है। किसके माध्यम से? रिसर्च, पब्लिकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, पब्लिकेशन, इसके अलग अलग बुक्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, और रिसर्च, एजुकेशन में रिसर्च के थ्रू प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उसको सॉल्व करना। ओके, अब हम बात करते हैं सीबीएसई। तो नाम सुनते आए होंगे, अक्सर आपने 10th 12th के जो एग्जाम दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने सीबीएसई बोर्ड से एग्जाम दिए होंगे। तो ये संगठन बन तो आजादी से पहले गया था, लेकिन 1962 में इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, 1 जुलाई 1962, ठीक है। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी फुली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक स्वायत्त निकाय है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ओके, और इट इज अ नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। तो आपने देखा होगा कि ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड है। स्कूल के बाहर बड़े बड़े बोर्ड में लगा रहता है सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल, ठीक है। तो एक नेशनल लेवल बोर्ड है जो 10th और 12th के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, साथ के साथ स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, उन पे कंट्रोल करता है। और सीबीएसई की खासियत क्या है? सीबीएसई हैज सेट अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सीबीएसई ने भारत में शिक्षा का एक अच्छा मानक स्थापित किया है। With its influential education policies, CBSE has reformed the education system of the country। कि अपनी प्रभावशाली शैक्षिक नीतियों के साथ सीबीएसई ने हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया है, उसमें सुधार करने का काम किया है। ओके, तो एनसीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया। अब कौन सा सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है? इसके अलावा सीबीएसई की एक और है, सीबीएसई हैज आस्क ऑल द स्कूल एफिलेटेड टू फॉलो ओनली एनसीईआरटी करिकुलम। कि सीबीएसई से जितने एफिलेटेड स्कूल हैं, सीबीएसई सबको कहता है कि आप एनसीईआरटी के करिकुलम को फॉलो करें, ठीक है। और इसके अलावा सीबीएसई पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप कह सकते हैं कि 20,000 प्लस स्कूल जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, और इंडिया से बाहर भी 28 फॉरेन कंट्री में, ठीक है, 220 समथिंग स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड हैं। तो एक तरह को हम सीबीएसई को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल बोर्ड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीआईईटी। तो जैसे मैंने आपको बोला, सीआईईटी एनसीईआरटी में ही एक अलग आप कह सकते हो कि एक ब्रांच है, ठीक है, जिसका काम क्या है? जिसका काम ऑल ओवर इंडिया जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्कूल हैं, सबको टेक्निकल सपोर्ट करना, टेक्निकल सहायता देना सबको। तो ये सीआईईटी का काम है। ये एनसीईआरटी दिल्ली में ही उसके अंदर एक अलग एक ब्रांच है। ओके, अब हम बात करते हैं एनआईओएस। तो बहुत कुछ स्टूडेंट आप में से भी होंगे जिन्होंने एनआईओएस से 10th या 12th किया होगा, ठीक है। इसके अलावा एनआईएस जो है डीएलएड प्रोग्राम भी लेकर आया है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम ये रन करता है। तो ये एक बोर्ड है जो स्कूल्स को एफिलिएशन देता है, जो 10th एंड 12th के जो बोर्ड के एग्जाम जो कंडक्ट होते हैं। तो एनआईओएस से भी जैसे सीबीएसई से होते हैं, आईएससी से होते हैं, तो वैसे एनआईओएस भी 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ओके, तो 1989 में इंस्टीट्यूट बना था, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक आप कह सकते हो कि एक बॉडी है, ठीक है, जो जिस पे कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। और इट्स मेन एम टू प्रोवाइड सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग विथ यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। कि इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा और कौशल विकास के लिए सार्वभौमिक और लचीली पहुंच के साथ सतत समावेशी विकास प्रदान करना है। तो हम यूनिवर्सल एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओपन स्कूलिंग है, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे आप कहीं पे भी रहते हैं, तो आप मान लो वर्किंग है, आपने किसी रीजन की वजह से 7th 8th 9th के बाद स्कूल छोड़ दिया, तो आप कोई नहीं, आप जॉब के साथ साथ आप 10th कर सकते हैं, 12th कर सकते हैं, आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है। आप यूनिवर्सल, जो इसमें यूनिवर्सल एक्सेस एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये फ्लेक्सिबल है, हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। ओके, तो अब केवीएस की बात करते हैं। तो 1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन बना था, जिसका मेन पर्पस था कि हमारे यहाँ पे जो भी डिफेंस स्टाफ है, जिनके बच्चों जिनका
हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता रहता था। तो इन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम थी कि जब इनका ट्रांसफर होता था तो इनके अपने फैमिली के साथ शिफ्ट करते थे, तो नई जगह जाएंगे और बच्चों के लिए फिर कौन सा स्कूल देखें। तो इनके बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। मान लो कभी कोई दिल्ली से हुआ ट्रांसफर, किसी का राजस्थान हुआ, फिर उसका तमिलनाडु हुआ, तो जगह बदलती थी तो स्कूल, अब हम किसी नए जगह जाएंगे तो हमें कैसे पता होगा कि कौन सा स्कूल कैसा है। और प्लस राजस्थान में आप जो पढ़ रहे थे क्या वही आपको तमिलनाडु में पढ़ाया जाएगा? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बना। ठीक है। और इस संगठन ने इसका क्या काम था? तो इसमें एक था कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम था, कि मान लो केंद्रीय विद्यालय में अगर किसी भी एक क्लास में, 7th क्लास का हिंदी में मान लो 7 चैप्टर है, आज दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है, तो सेम उसी दिन, ठीक है, वही सेम कोर्स जो है, वही सेम जो स्टडी है वो तमिलनाडु के केंद्रीय विद्यालय में भी होगी। तो इससे क्या हुआ केंद्रीय विद्यालय संगठन से, कि इसके जो स्कूल्स थे, तो जब ये डिफेंस स्टाफ होता था तो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते थे, उनका अगर ट्रांसफर होता था तो उनके बच्चों की एजुकेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इज अ सिस्टम ऑफ premier central government schools in India that are instituted under the aegis of the Ministry of Education, Government of India. ठीक है। As of July 2019, it has total 1235 schools in India. Okay. It is one of the world's largest chain of school, कि ये दुनिया की सबसे बड़ी विद्यालय श्रृंखलाओं में से एक है। The system came into being in 1963 under the name Central School. Later, the name was changed to Kendriya Vidyalaya. Its school are all affiliated to CBSE. किसके सभी स्कूल हैं और CBSE से affiliated होते हैं? तो KVS केंद्रीय विद्यालय एक संगठन है, और इस संगठन के अंदर ये सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स चलते हैं, रन करते हैं। Its objective is to educate children of the Indian Defence Service personnel who are often posted to remote location, कि इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा सेवा कर्मियों के बच्चों को शिक्षित करना है जो अक्सर दूरस्थ स्थानों पर तैनात होते हैं। ठीक है, जिनका टाइम टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है, ताकि उनकी बच्चों की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यूनिफॉर्म करिकुलम इज फॉलो बाय द स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया, कि पूरे भारत में विद्यालय द्वारा एक समान पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर दिल्ली में आज की डेट में जो जिस किसी क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो सेम वही चीज तमिलनाडु कर्नाटका में स्कूल होगा तो केंद्रीय विद्यालय वहां पे भी वही चीज पढ़ाया जाएगा। ओके, अब एनवीएस की बात करते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो एनवीएस एक समिति है, नवोदय विद्यालय समिति, और ये समिति जिन स्कूल्स को रन करता है उसको हम कहते हैं जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो जेएनवी जो है, मेन जो इसका है कि रूरल एरिया में जो भी प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो दे आर रन बाय नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली, एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो स्कूल रन करता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, और स्कूल से स्पेशली बने हैं किनके लिए? जो रूरल एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देता है स्कूल। ये बोर्डिंग स्कूल है 6 से लेकर 12th क्लास तक। तो इन स्कूल्स में चाहे टीचर्स हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे बच्चे हों, सभी को वहां पे रहना पड़ता है, कोई भी घर से अप डाउन नहीं करता। ठीक है, तो जेएनवी आर स्पेशली टास्क बाय द विथ फाइंडिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइडिंग देम विद एन एजुकेशन इक्विवेलेंट टू द बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम विदाउट रिगार्ड टू देयर फैमिली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो गांव के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको वो जेएनवी जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, और अगर आप सबको भी इन स्कूल्स में जाना है तो जैसे इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि बच्चा जो है गवर्नमेंट स्कूल में, उसकी जो प्राइमरी है गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए। फिर उन बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो उसको क्लियर करता है तो उनको इसमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो रूरल एरिया में बच्चे हैं, ताकि उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सीटीएसए की बात करते हैं, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एसोसिएशन।
ठीक है। तो ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में चलता है। और जब 1960 में जब चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया था तो भारत ने तिब्बत के लोगों को शरण दी थी, और साथ के साथ उनके कल्चर को, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ओके। और फंक्शन ऑफ अपेक्स बॉडी, इन सभी जो बॉडी से इनका एक कंक्लूजन देखें क्या काम है, तो मेंटेनिंग प्रायोरिटी सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स की सर्टिफिकेट देना और अवार्ड देना, ठीक है। एडिंग इन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, सहायता करना। कंडक्टिंग वेरियस एंट्रेंस टेस्ट, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करवाना, चाहे केंद्रीय विद्यालय है चाहे सीबीएसई है, ठीक है। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल्स, की पेशेवरों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों को बनाए रखना। एजुकेशनल पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट स्कूल्स, की विद्यालयों को प्रभावित करने वाली शिक्षा नीतियां। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन पॉलिसीज की बात करेंगे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनी, आज़ादी के बाद बनी। और इसमें भी हम किन किन पॉलिसीज की बात करने वाले हैं, एनपीई 1968, एनपीई 1986। और 1992 में जब 1986 की पॉलिसी को रिव्यू किया गया तो उसको नाम दिया गया प्लान ऑफ एक्शन 1992। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया है 2020, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें कि एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, शिक्षा नीति क्या होती है, तो एजुकेशन पॉलिसी रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कि शिक्षा नीति से तात्पर्य उन कानूनों और नियमों के संग्रह से है जो शिक्षा प्रणाली के कार्यों को संचालित करते हैं, शिक्षा को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। जिन इन पॉलिसीज के थ्रू टाइम टाइम पे एजुकेशन में टाइम के हिसाब से जो भी सोसाइटी की नीड होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से एजुकेशन में चेंजेस लाए जाते हैं। चाहे करिकुलम की बात करें, चाहे टीचर्स एजुकेशन की बात करें, टीचर ट्रेनिंग की बात करें, ठीक है, चाहे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो टाइम के हिसाब से, सोसाइटी की नीड के हिसाब से जो भी एजुकेशन में चेंजेस लाने होते हैं तो इन पॉलिसीज के थ्रू लाए जाते हैं। इसलिए टाइम टाइम पे पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। तो इट टॉक्स अबाउट द पर्पज ऑफ एजुकेशन, द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू मेजर देयर सक्सेस एंड फेलियर। कि इनमें शिक्षा के उद्देश्य, इन पॉलिसीज में किसका जिक्र किया जाता है कि एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उन ऑब्जेक्टिव को कैसे पाना है, ठीक है, उसको कैसे अचीव करना है, और क्या सक्सेस रहा, क्या फेलियर रहा, तो इन सब चीजों को मेजर भी किया जाता है, ठीक है। फिर एरियाज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, की शिक्षा नीति के क्षेत्र कौन से होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं जिन पर ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है, लाई जाती है, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन हो सकता है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो सकता है, करिकुलर कंटेंट हो सकता है, टीचर एजुकेशन हो सकता है, टीचर्स पे हो सकता है, टीचिंग मेथड्स हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो ये अलग अलग एरिया हैं जिन पर एजुकेशन पॉलिसीज लाई जा सकती है, बन सकती है, ताकि टाइम के हिसाब से इनमें चेंजेस लाए जा सके। ओके। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस इंडिया की जो फर्स्ट पॉलिसी बनी थी 1968 में, ओके, तो इस पॉलिसी को किसने अनाउंस किया था, हमारी फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पॉलिसी को अनाउंस किया था। और क्या टाइटल दिया गया था इस पॉलिसी को, रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, कट्टरपंथी पुनर्गठन। क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि उससे पहले की जो हमारी एजुकेशन चली आ रही थी अंग्रेजों के टाइम की थी, जिसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन काफी देखने को मिलता है, भेदभाव काफी देखने को मिलता है, ठीक है। और 1968 की जो पॉलिसी थी, आजाद भारत की पहली पॉलिसी थी, तो जिसमें जो पुरानी चीजें थी उसमें बदलाव लाया गया और नए टाइम के हिसाब से इस हमारे एजुकेशन को फिर से एजुकेशन में चेंज लाया गया था। तो इसीलिए इसको रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग कहा गया, कि जो कट्टरपंथी पुनर्गठन था, ठीक है, जो पुरानी जो शिक्षा थी उसमें चेंज लाया गया और नए टाइम के हिसाब से शिक्षा को मॉडिफाई किया गया, इसलिए। तो इसके की हाइलाइट्स ऑफ एनपी 1968 की, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो सबसे पहली बात करेंगे कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, की 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा।
थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको त्रिभाषा सूत्र भी बोलते हैं, जिसमें एक लैंग्वेज मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज आ जा सकती है, दूसरी हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, और तीसरी लैंग्वेज जो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज के रूप में नहीं पढ़ाई जाती, तो इसमें जो लैंग्वेज आ सकती है, उर्दू आ सकती है, संस्कृत आ सकती है, पंजाबी, ठीक है, तमिल, कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आ सकती है, ठीक है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा के अवसर। यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर, जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि 10+2+3 को फॉलो किया जा रहा है, तो एक यूनिफॉर्म है जो पूरे कंट्री में फॉलो किया जाता है। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग 5+3+3+4, तो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है। लेकिन उस टाइम इस तरह का कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं था, अलग अलग स्टेट में स्ट्रक्चर अलग होते थे, तो उस टाइम कहा गया कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई। स्पोर्ट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस का आप कह सकते हो कि क्राफ्ट हो सकता है इसमें, ठीक है, ताकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, तो जो उनके बहुत सारे बच्चे खेल में अच्छे होते हैं, बहुत सारे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की जाए, और वर्क एक्सपीरियंस इस तरह के सब्जेक्ट भी उनको पढ़ाए जाए, सिखाए जाए। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, कि हमें अगर पूरे दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें तरक्की करनी है, तो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसकी भी बात की गई। 1986 की पॉलिसी को इंडियन एजुकेशन में एक माइलस्टोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद इंडियन एजुकेशन का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल गया, काफी चेंजेस आए, काफी इंस्टीट्यूट, एनसीटी, आरसीआई, ठीक है, इसके अलावा हम डाइट्स की बात करते हैं, एससीईआरटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, ठीक है, तो स्कूल पर बहुत काम हुआ, इस पॉलिसीज के आने के बाद एजुकेशन पे काफी काम हुआ, तो इसलिए इसको एक माइलस्टोन कहा जाता है। तो इस पॉलिसी को जो अनाउंस किया था उस टाइम, जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, और इट वाज नेम्ड, इसका क्या नाम दिया गया, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, की असमानताओं को दूर करने और शिक्षा के अवसर को समान करने पर विशेष जोर दिया गया इसमें, कि जो भी असमानताएं हैं, जो, ठीक है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, इनक्वालिटी है, उसको दूर किया जाए, और सभी को एजुकेशन के, शिक्षा के समान अवसर दिया जाए, सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर दिया जाए, ठीक है। तो इसके अगर हम की हाइलाइट्स देखते हैं, तो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई इसमें, एक यूनिफॉर्म एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की गई 10+2+3, जिसको आगे चलकर अपनाया गया पूरे देश में। एक्सपेंड स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के विस्तार की बात की गई। प्रमोट अडल्ट एजुकेशन, और शिक्षा को बढ़ावा, डेवलप ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, नए संस्थानों का विकास। एम्प्लॉइंग मोर टीचर्स फ्रॉम द SC/ST कम्युनिटीज, की ST/SC जो समुदाय से भी अधिक से अधिक शिक्षकों को नियुक्त करना। प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, कि पुअर जो गरीब परिवार है उनको भी प्रोत्साहन देना ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। टीचर विल हैव द राइट टू टीच, लर्न एंड रिसर्च, कि शिक्षकों को सीखने, सिखाने और शोध करने का और अधिकार दिया जाए, रिसर्च करने के लिए, ठीक है, उनको सीखने के लिए, सिखाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा राइट दिया जाए। इंस्टीट्यूशन विल बी प्रोवाइड द रिसोर्सेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, संस्थानों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, लाइब्रेरी जैसे संसाधन मुहैया कराए जाए, ठीक है, ताकि अगर एक इंस्टीट्यूट अगर बात करें उसमें सारी फैसिलिटीज होगी तो बच्चे को सीखने में आसानी होगी, ठीक है। ये ऊपर 1968 लिखा है, लेकिन वो 1986 है, ओके। अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड फॉर द स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के लिए और विशेष रूप से छात्राओं के लिए आवास उपलब्ध कराया जाए। इन 1992, अब 1986 की पॉलिसी को आफ्टर 6 ईयर 1992 में रिव्यू किया गया, और जब इसको मॉडिफाई किया गया तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो इसके भी हम की हाइलाइट्स देख लेते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम, ठीक है, एट ऑल लेवल, की अखिल भारतीय स्तर पर सभी व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा कराई जाए।
ठीक है। तो आगे चलकर 2000 अगर 1 की बात करें तो जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पे, इस तरह की जो परीक्षाएं थी, एग्जाम्स थे, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इसको कराया गया। और आगे चलकर आपने देखा होगा नीट की भी, मेडिकल जो एरिया है उसमें नीट की भी परीक्षा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हुई। और आगे चलकर बीएड और एजुकेशन भी इस तरह की जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इनके एंट्रेंस एग्जाम किए जाएंगे। तो ये बात किसमें की गई थी, 1992 की जो प्लान ऑफ एक्शन था तो उसमें ये बात की गई और आगे चल के इम्प्लीमेंट भी किया गया। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 की। तो द गवर्नमेंट हैज रिप्लेस द 34-year ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कि 1986 में जो पॉलिसी आई उसको आफ्टर 34 ईयर उसको फिर से रिप्लेस किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रूप में। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी की, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। द एंड ठीक है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म इन स्कूल एजुकेशन कि इसने स्कूली शिक्षा में कई सुधार किए। तो उसको हम देखते हैं, इसके जो की हाइलाइट्स हैं। स्कूलिंग विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 3 कि पहले जहां 6 ईयर की एज थी तो इसमें क्या कहा गया कि अब 3 ईयर की एज से स्कूलिंग स्टार्ट होगी। और जो नया स्ट्रक्चर हमें मिला 5+3+3+4 का। ठीक है। एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की ईसीसी कि जब हम 3 ईयर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों का जो 3 से 6 ईयर की जो एक एज होती है जहाँ पे बच्चा प्री स्कूल लेता है एजुकेशन, या 3 से 8 ईयर की हम बात करते हैं जो बच्चों का फाउंडेशन स्टेज है, तो वहां पे बच्चों को ध्यान दिया जाए। ठीक है। तो सभी बच्चा जो इस एज के सभी बच्चों को स्कूल में डाला जाए, इसलिए इसको यूनिवर्सलाइजेशन कहा गया है। फिर नो सेपरेशन बिटवीन साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, जैसे अभी तक चलता आया है कि साइंस बच्चा 10th के बाद साइंस लेना है तो अलग जाएगा, 12th अलग और कॉमर्स अलग। तो इस तरह की पहले स्ट्रीम हुआ करती थी जो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब अगर आपको साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, साइंस के साथ आपको ड्राइंग लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है। इंटर्नशिप एंड वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 की क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी और उनको भी अलग अलग इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। फोकसिंग ऑन अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की छोटे स्तर पर ही, छोटी क्लासेस से ही बच्चों की अगर हम बात करते हैं कि लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस पर इनके फाउंडेशन, जहाँ पे बच्चों का छोटी क्लासेस से उनके फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाएगा, बेस पर ध्यान दिया जाएगा ताकि जो बेसिक है वो क्लियर किया जा सके। ठीक है। बोर्ड एग्जाम फॉर ग्रेड्स 10 एंड 12 विल बी रिडिजाइन कि बोर्ड की जो परीक्षा है उसको फिर से रिडिजाइन किया जाएगा, पुनर्निर्मित किया जाएगा। और रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर्स कंसेप्ट कि बच्चे अच्छे से सीखें और उनका कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए करिकुलम का जो बोझ है वो कम किया जाएगा। एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, इनके लिए भी एजुकेशन का पूरा इंतजाम किया जाएगा। ठीक है। तो इनके लिए जो भी टूल्स है, इक्विपमेंट है, वो स्कूल में अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि स्कूल में जाकर सिर्फ बैठे ना, इनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ सीखने का पूरा अवसर मिले। कंसेप्ट ऑफ स्कूल कल्चर, विद्यालय संस्कृति की अवधारणा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल कल्चर के कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं स्कूल कल्चर 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कूल और कल्चर। तो सबसे पहले हम स्कूल को जानते हैं, फिर हम कल्चर की बात करेंगे और फिर हम स्कूल कल्चर को समझेंगे। तो अगर हम स्कूल की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, तो स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कि जैसा हम सबको पता है कि विद्यालय, स्कूल एक फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, औपचारिक शिक्षण संस्थान है जो क्यों बनाया गया है, जिसको सोसाइटी की जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए ये संस्थान बनाया गया है। ठीक है। तो स्कूल कैन बी डिफाइंड
तो सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, सबका अपना अलग अलग मानना है, कहना है। तो कुछ लोग स्कूल को एक लर्निंग प्लेस के रूप में देखते हैं, बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए स्कूल एक मंदिर है, और कुछ लोगों के लिए स्कूल एक लर्निंग सेंटर है। और कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, समाज का लघु रूप है। तो इस तरीके से स्कूल को अधिगम स्थल, लर्निंग प्लेस के रूप में जाना जाता है, एक मंदिर के रूप में माना जाता है, एक शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है, और इसको सोसाइटी का मिनिएचर या समाज का लघु रूप भी कहा जाता है। इसके अलावा स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन विच डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसिस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। कि स्कूल एक इस तरह का संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो किस लिए बनाया गया है, जो बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। एक ऐसी जगह जहाँ पर टीचर बच्चों को सिखाने के लिए जाते हैं और बच्चे कुछ सीखने के लिए जाते हैं, ताकि सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग बच्चों को स्किल दिया जा सके, एजुकेशन दी जा सके, ताकि बच्चा जब स्कूल से निकले तो सोसाइटी में अपनी सर्विसेज दे सके और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जो स्पेशली सीखने सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अब अगर हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर संस्कृति संस्कार, मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बचपन से उस सोसाइटी में हम जो भी चीजें सीखते हैं, चाहे वहाँ की लैंग्वेज हो गई, चाहे वहाँ की पहनावा हो गया, वहाँ का खाना पीना हो गया, वहाँ के वैल्यूज हो गए, तो यही सारी चीजें मिलकर कल्चर बनाते हैं। ठीक है, तो कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? knowledge of particular group of people defined by everything from language, religion, cuisine, social habits, music and arts। की संस्कृति लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताएं हैं, जो जिस जगह पे रहते हैं, चाहे वहाँ की भाषा हो गई, धर्म हो गया, खाना हो गया, संगीत हो गई, कला हो गई, तो ये सारी चीजें मिलकर ही कल्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब स्कूल कल्चर की बात करें, तो स्कूल कल्चर क्या हुआ? School culture refer to the way of टीचर्स, स्टूडेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स वर्क टुगेदर। कि किसी भी स्कूल में अगर देखते हैं तो स्कूल कल्चर में क्या आता है कि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, बच्चे आपस में मिलकर किस तरह से काम करते हैं, टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है किस तरह से चलता है। ठीक है, सेट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज एंड अजम्पशंस दे शेयर। ठीक है, तो स्कूल कल्चर में देखो, टीचिंग लर्निंग तो हर स्कूल में होती है, लेकिन किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरह के वैल्यूज बच्चों में डेवलप किए जा रहे हैं, किस तरह का डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीजें जो है, स्कूल की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सारी चीजें मिलकर स्कूल कल्चर को बनाते हैं। ठीक है, school culture is the set of norms, values, and beliefs, rituals, and ceremonies, symbol and stories that make up the persona of the school। कि विद्यालय संस्कृति, मानदंडों, मूल्य, विश्वास, अनुष्ठान, समारोह, प्रतीक, कहानियों का संग्रह है जो विद्यालय के व्यक्तित्व को बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आसपास के स्कूल को देखो, सभी स्कूल एक दूसरे से अलग है। किसी स्कूल में कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन अलग अलग होता है, सब में ही सभी स्कूल्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे चाहे सेरेमनीज की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, तो सबका अपना अपना तौर तरीका है। मतलब क्या कह सकते हैं, सबका अपना अलग अलग कल्चर है। तो उसी बेस पर आप का भी मन करता है कि नहीं, मुझे उस स्कूल में जाना है क्योंकि मुझे उस स्कूल के तौर तरीके पसंद है, मतलब उस स्कूल का कल्चर मुझे पसंद है। ठीक है, तो कई बार स्कूल का यही कल्चर आसपास के सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो अपने बच्चों का वहां पे जाके एडमिशन कराते हैं। ठीक है, तो स्कूल कल्चर कंप्राइजेस ऑफ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ, फीलिंग, assumptions, expectations, behavior and shared value that determine how a school work। अब कई जगह आप देखो कि हर स्कूल की अपनी फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, बिलीफ होता है, फीलिंग होती है, अजम्पशन होती है। कैसे? तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे डीएवी स्कूल है, तो डीवी स्कूल की जो भी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो किस पर आधारित है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो फिलॉसफी है। इसी तरीके से आप मिशनरी स्कूल देखो तो इनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है, बिलीफ बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से अगर आप मॉन्टेसरी स्कूल देखेंगे तो उसकी जो सारी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, मारिया मॉन्टेसरी की जो मेथड्स था उस पर बेस्ड है। तो आप सभी स्कूल आपके आसपास देखो तो हर स्कूल की आपकी फिलोसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ, फीलिंग, अजम्पशन सब अलग मिलेंगे, सबकी अपने तौर तरीके हैं और उसी हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है।
अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल कल्चर, कि एक अच्छी विद्यालय संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, द कल्चर ऑफ अ स्कूल इज ऑफन द मिरर ऑफ द लोकल कम्युनिटी कल्चर, कि किसी कोई भी स्कूल वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसी का एक मिरर होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल की लैंग्वेज डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी की, सोसाइटी की क्या लैंग्वेज है, उस सोसाइटी का क्या कल्चर है। तो उसी तरह के सेलिब्रेशन सेरेमनीज स्कूल में होते हैं। तो इसलिए स्कूल को हम कहते हैं कि मिनिएचर ऑफ सॉरी मिरर ऑफ द लोकल कम्युनिटी कल्चर है, कि वहाँ का जो कल्चर है उसका स्कूल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल आर टेकन टुगेदर, कि एक अच्छा स्कूल कल्चर की बात करें तो एक अच्छा स्कूल कल्चर क्या है, जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपस में मिलकर लिए जाए। ठीक है, देयर इज ओपननेस, की ट्रस्ट एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कि जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच रिश्तों में खुलापन हो, विश्वास हो, प्रशंसा हो, सम्मान हो, जहाँ पे लोग मिलकर रहें, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे में ट्रस्ट हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू एजुकेशनल एड्स एंड सर्विसेज, कि स्कूल में जो भी एजुकेशनल एड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, हर बच्चा उसको ले सके, उसका यूज कर सके। एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल स्टूडेंट, कि शैक्षिक संसाधन जितने भी हैं और सीखने के जो अवसर है सभी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से मिले। ठीक है, द इंडिविजुअल सक्सेस ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट आर रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेटेड, कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उनकी जो अचीवमेंट है उसको मिलकर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो भी मोटिवेट हो अच्छा करने के लिए। तो जहां पर इंडिविजुअल सक्सेसेस चाहे टीचर की हो चाहे स्टूडेंट की हो, सबको मिलकर सेलिब्रेट किया जाए, तो ऐसा कल्चर होना चाहिए। वेरियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर, कि जितने भी फेस्टिवल्स अलग अलग है सबको मिलकर अपनाना चाहिए, मनाना चाहिए। ठीक है, क्रिएट मीनिंगफुल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, कि टीचर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो, टाइम टाइम पे पेरेंट्स को भी स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। मिस्टेक्स आर सीन नॉट एज फेलियर बट एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, कि जो भी गलतियां हैं, जो भी विफलताएं हैं, ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए, कि ये बताया जाए बच्चों को कि हम गलतियों से भी सीखते हैं। तो गलतियों पर डांटना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए। ऐसा स्कूल कल्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर, कि एक सकारात्मक विद्यालय संस्कृति का निर्माण कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहली चीज, मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी इन योर स्कूल, कि अपने विद्यालय में जो व्यवहार आप देखना चाहते हैं उसे स्थापित करें। कि आप बच्चों में जिस तरह का बिहेवियर देखना चाहते हैं वो स्कूल में उसको अप्लाई करें। ठीक है, ताकि बच्चा उस तरह का बिहेव करे। एंगेज स्टूडेंट इन वेज दैट बेनिफिट देम, ठीक है, विद्यार्थियों को उन क्रियाओं में संलग्न करें, उन क्रियाओं से जोड़ें जिनसे बच्चों को लाभ मिले। ओके, क्रिएट रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन दैट आर फन फॉर स्टूडेंट एंड टीचर, की ऐसी रस्में हो, ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसी परंपराएं हो जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए मजेदार हो। एनकरेज इनोवेशन इन द क्लासरूम, कि कक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चों की जो अपनी आइडियाज है उसको भी जगह देना, उसको भी सम्मान देना, उसको भी अपनाना। तो ठीक है, तो बनी बनाई सीखी सिखाई बातों के अलावा जो बच्चा अपना कुछ, बच्चे हैं चाहे टीचर हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बताना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अवसर दिए जाए सबको। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, की स्कूल एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीचर्स को भी चांस दिए जाए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। मेंटेन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ योर स्कूल, कि विद्यालयों का जो भौतिक वातावरण है उसको अच्छा बनाए, साफ सफाई हो, ठीक है, अच्छा ग्राउंड हो, टॉयलेट चाहे स्कूल क्लासरूम हो बिल्कुल साफ सुथरे हो। तो इस तरह का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, ताकि बच्चा देखे, लोग देखे तो अट्रैक्ट हो कि नहीं ये स्कूल बहुत सुंदर है, हमें यहीं पे एडमिशन
कराना है। एक है रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज इन द क्रिएशन ऑफ स्कूल कल्चर, कि विद्यालय संस्कृति के निर्माण में विद्यालय गतिविधियों की अपनी अलग अलग भूमिका होती है। तो इसी पर हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, जब हम स्कूल कल्चर की हम बात करते हैं ना, तो देखिए हर स्कूल का अपना एक कल्चर होता है। उनके, चाहे हम फेस्टिवल की बात करें, उनके हम तौर तरीके की बात करें, ड्रेसिंग की बात करें, रूल्स की बात करें, तो हर स्कूल का अपना एक कल्चर होता है। और जब हम चाहे असेंबली की बात करते हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन की बात करते हैं, तो स्कूल का जो कल्चर होता है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो जब हम स्कूल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो स्कूल एक्टिविटीज प्ले अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की विद्यालय की गतिविधियां विद्यार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट हो, चाहे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट हो, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, सभी को हम ले लेते हैं, तो इसमें जो स्कूल की एक्टिविटीज है, चाहे हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, चाहे अदर एक्टिविटीज की बात करें, तो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिस एक्टिविटीज हैव बिकम अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ, और एक गतिविधियां विद्यालय जीवन का एक बुनियादी हिस्सा बन गई है, विद्यालय की अपनी पहचान बन गई है, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाएं, तो स्कूल में बच्चा अपना जो 12 ईयर का टाइम है, जब वहां पे निकाल कर आगे बढ़े, तो मतलब बच्चों को इस हिसाब से चीजों को सिखाना, समझाना, ऑल राउंड बच्चों का करना डेवलपमेंट करना, ताकि बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके। तो इट इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टूडेंट एंड लीड देम टुवर्ड द लर्निंग पाथ, के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करके उनको अधिगम पथ की ओर अग्रसित करता है। देखिए, जब भी आप इस किसी भी स्कूल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, चाहे हम असेंबली की बात करें, पहली बार जब आप असेंबली में आपको बुलाया मतलब जाता है, तो उस टाइम हमें बहुत डर लगता है कि पूरा स्कूल है, इतने सारे बच्चे, हम सामने कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, जब आप फर्स्ट टाइम गए, आपने असेंबली के सामने अपनी बातों को बोला, आपने कुछ परफॉर्म किया, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाता है, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, डेवलप होता है, जो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होता है। ठीक है। तो दीज एक्टिविटीज आर मैंडेटरी एंड नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, कि ये गतिविधियां प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। क्यों अनिवार्य और आवश्यक है? ताकि बच्चों के अंदर का डर खत्म हो सके, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। These activities are structured and balanced with the academic curriculum to give every student an opportunity to learn beyond study, कि इन गतिविधियों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ संरचित और संतुलित किया जाता है, ताकि हर विद्यार्थी को पढ़ाई से परे जीवन को से मतलब पढ़ाई से परे सीखने के अवसर मिले। तो देखिए, स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए तो जाते हैं, क्लास में टीचिंग लर्निंग भी होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज करवाई जाती है, किस लिए करवाई जाती है? ताकि बच्चों का एक सोशल डेवलपमेंट हो सके, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीख सकें, एक दूसरे के साथ काम करना सीख सकें, ग्रुप में वर्क करना सीख सकें, बच्चे के अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो सके, उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो सके, बच्चे अलग अलग जो कल्चर हैं उनके बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सके। तो इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज करवाई जाती है। और ये भी हम देखते हैं ना कि क्लास में जो टीचिंग लर्निंग है, उससे कई बार बच्चे जब बोर होने लगते हैं, ठीक है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज की वजह से बच्चों का स्कूल में मन लगता है। ठीक है। तो बहुत बार बच्चों को अपने स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है, बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना, और अलग अलग स्कूल में जाना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, और बच्चे उसमें जब प्राइज मिल जाता है, तो बच्चों का जो हौसला है और ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो बच्चों को अपना स्कूल और अच्छा लगने लगता है। और यही चीज़ें जो स्कूल में बच्चे सीखते हैं, अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यही आगे फ्यूचर में जब बच्चा कॉलेज लाइफ में जाता है, और उस कॉलेज के बाद जब वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो यही सारी चीज़ें बच्चों के, चाहे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, चाहे कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो यही चीज़ें बच्चों के फ्यूचर में काम आती हैं। तो द एम ऑफ दिस एक्टिविटीज इज टू इनकलकेट सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स, मोरल कल्चर एंड एथिकल वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट, की इन गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? बच्चों में सामाजिक, बौद्धिक कौशल, नैतिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व विकास, चरित्र में उन्नति लाना। इसलिए तो ये सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है, ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, और बच्चों को इस समाज के लिए, देश के लिए, फ्यूचर में जो उनकी जो रोल है उसके लिए बच्चों को तैयार कर सके।
तो हम सबसे पहले स्कूल असेंबली की बात करते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता नहीं स्कूल असेंबली का, स्कूल में सुबह जाते थे असेंबली में, पूरा स्कूल, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सब स्कूल के बच्चे इकट्ठे होते थे, सबको साथ मिलकर जो प्रेयर है करनी पड़ती थी। तो इन प्रेयर के माध्यम से बच्चों में, हम कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की विविधता में एकता का भाव बच्चों में डेवलप किया जाता था। जैसे हम प्रेयर करते थे, हम सब भारतीय हैं सारे, जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यहाँ पर बच्चों में यूनिटी की जो एक भावना है, ये मतलब डेवलप की जाती थी। साथ ही हम देखते हैं कि सभी बच्चे हैं, सेम ड्रेस सबकी होती थी, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और सामने असेंबली जो बच्चे करवाते थे, तो क्या पहले असेंबली होती थी, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग होती थी, फिर कोई मतलब हमारे सोसाइटी में जो करंट इश्यूज हैं उस पर भी बात की जाती थी, बच्चों को भी बुलाया जाता था। और जब मतलब अलग अलग ओकेजन होते थे, सेलिब्रेशन होते थे, तो बच्चे स्टेज पर आके परफॉर्मेंस करते थे, तो इससे क्या होता था कि बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्कूल असेंबली है ना, बच्चों के डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ठीक है, तो मॉर्निंग असेंबली इज इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि विद्यार्थियों के विकास के लिए प्रातःकालीन सभा महत्वपूर्ण होती है। उस टाइम हमें इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता चलता स्कूल में जब हम रहते हैं, लेकिन जब हम स्कूल के बाद की जो लाइफ होती है ना, उस समय हमें पता चलता है कि असेंबली का क्या रोल होता है, उसका क्या महत्व होता है। किस तरह से जब हम अपने घरों में होते हैं तो हम अपने अलग अलग जाति धर्म इन चीज़ों में बटे होते हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल असेंबली में हम साथ मिलकर प्रेयर गाते हैं, तो वहाँ पर हमें जो यूनिटी वाली जो एक फीलिंग है, भावना है, वो डेवलप होती है। हमें पता चलता है कि हम सब क्या हैं। हम मतलब हम कहते हैं ना कि हम सब भारतीय हैं। तो हम सब हमारा जो पहला अपना जो धर्म है, हमारे जो अपना जो कर्तव्य है, क्या अपने देश की सेवा करना। तो it is essential to understand the morning assembly is not just about standing in long queues की एंड सिंगिंग प्रेयर्स, की सिर्फ गाना या लाइन में खड़ा होना असेंबली नहीं होती। इसके अलावा क्या है, द नेशनल एंथम, बट इट इज समथिंग बियॉन्ड जस्ट प्रेयर, कि ये सिर्फ प्रेयर करना, लाइन में खड़ा होना नहीं, इससे भी अधिक क्या है, क्या अधिक है इससे, कि इससे हमारे अंदर एक देश, ठीक है, एक देश, एक नागरिकता, यूनिटी, इस तरह की जो भाव है डेवलप होती है। हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। The activities taking place in the school prayer assembly have a great impact on the lives of student, की विद्यालय की जो प्रार्थना सभा होती है, ठीक है, इसमें होने वाली जो गतिविधियां होती हैं, विद्यार्थियों के जीवन पर बहुत मतलब प्रभाव डालती हैं। The positive effect of attending school assembly can be felt throughout life, की प्रातःकालीन सभा में भाग लेने के जो सकारात्मक प्रभाव हैं जीवन भर महसूस किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, असेंबली करते हैं, तब वहाँ पर हमें पता चलता है कि नहीं, हम अलग अलग जाति धर्मों में खुद को जो हमें बांटा गया है, नहीं, हम सब एक हैं। ठीक है, वहां पर एकता का भाव डेवलप होता है, वहां पर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, वहां पर हम एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं, वहां पर हम डिसिप्लिन सीखते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ स्कूल असेंबलीज, की विद्यालय की प्राचीन कालीन जो सभा है उसके क्या लाभ है। डेवलप अ फीलिंग ऑफ बीइंग यूनाइटेड, की एकीकरण की भावना का विकास होता है। बिल्ड इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठचर्या संबंधी गतिविधियों में रुचि का निर्माण। जब हम असेंबली में बैठ के दूसरे बच्चों को देखते हैं ना, स्टेज पर आके जो परफॉर्म करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी परफॉर्म करेंगे, पूरा स्कूल हमारे लिए भी तालियां बजाएगा, सभी के सामने हमें भी सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इंस्पिरेशन अंदर से मिलती है। लर्निंग सोशल डिसिप्लिन, की हम सामाजिक अनुशासन सीखते हैं, कि किस तरह से साथ में रह के बिल्कुल एक डिसिप्लिन में रहा जाए। जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, सभी जो भी असेंबली होती है सब एक साथ गाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है सब एक साथ फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सोशल डिसिप्लिन सीखना। अंडरस्टैंडिंग द स्कूल इन अ बेटर वे, कि विद्यालय को असेंबली के माध्यम से हम अपने विद्यालय को, वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि असेंबली में तो हमें अपने विद्यालय को और स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, सबको जानने का, समझने का मौका मिलता है। लर्न वैल्यूएबल लेसन्स, की जीवन के जो मूल्यवान सबक हैं असेंबली में ही हमें पता चलता है। हमारे टीचर्स हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं हमारे असेंबली में हमें पता चलती है। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर, विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
विद्यालय की जो समस्या है उसको समझा जाता है और उन्हें आपस में मिलकर मतलब हल करने का प्रयास किया जाता है। अब हम एनुअल डे की बात करते हैं। अक्सर आपको पता होगा ना कि एनुअल डे स्कूल में जब होता था तो पूरे साल भर में बच्चों ने अलग-अलग फील्ड में जो भी उनकी अचीवमेंट होती थी, तो एनुअल डे में क्या किया जाता था, बच्चे अपने अपनी परफॉर्मेंस देते थे, बच्चों को प्राइज मिलते थे, बच्चों को सर्टिफिकेट मिलते थे। तो सभी बच्चे वेट करते थे यार एनुअल डे आएगा और एनुअल डे में हमारे पूरे स्कूल के सामने हमें प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे पेरेंट्स भी देखने के लिए आएंगे। तो हम देखते हैं ना कि स्कूल में एनुअल डे एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा डे होता है, जहाँ पर जो बच्चे जो अचीवर्स होते हैं उनको प्राइज मिलता है, उनको अप्रिसिएट किया जाता है। अलग अलग कल्चरल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें अपने देश के जो अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है, रीति रिवाज हैं, उन सब को देखने का, समझने का मौका मिलता है। तो एनुअल डे फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज की वार्षिक दिवस विद्यालय की गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है। यह उत्सव सत्कार और दावत का एक अवसर है जहाँ पर स्कूल की जो अचीवमेंट है, बच्चों की जो अचीवमेंट है, मतलब उसको एक तरह से हम सेलिब्रेट किया जाता है। जब विद्यार्थी ना केवल अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपनी पाठचर्या और सह पाठचर्या उपलब्धियों के लिए सम्मान भी प्राप्त करते हैं। The annual function are very important in a school because it will increase the talent and all extracurricular activities of a child। कि विद्यालय में जो वार्षिक समारोह होते हैं ना, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक बच्चे की प्रतिभा और सभी पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ाएगा। पाठ्येतर मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो गतिविधियां हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों को साल भर की अचीवमेंट के लिए उनको प्राइज मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं, मान लो कोई पोइट्री में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई नुक्कड़ नाटक में अच्छा है, तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है कि सबके सामने अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित करने का। दे कैन थिंक एंड रियलाइज द टैलेंट इनसाइड ऑफ देम, कि वे अपने अंदर की प्रतिभाओं को महसूस कर सकते हैं, उसको सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। Some students are not very good in academic but they have other special talent inside of them। कि कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन अदर जो है कि हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छे, हो सकता है म्यूजिक में अच्छे, हो सकता है डांस में अच्छे हो सकता है नुक्कड़ नाटक में अच्छे हो सकता है कि अच्छे पोएट हों। By doing such annual function can help them and make them more happy and confident। कि इस तरह के वार्षिक समारोह द्वारा उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है और उन्हें अधिक खुश और आत्मविश्वासी बनाया जा सकता है। इट अलाउज द चिल्ड्रन टू शोकेस देयर हिडन पोटेंशियल। कि विद्यार्थियों को जो उनके अंदर की जो छिपी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का अवसर यहाँ पर मिलता है। यह विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के साथ अनौपचारिक रूप से संवाद करने का भी मौका देता है। अक्सर हम स्कूल में क्लास में अपने टीचर के साथ फॉर्मली बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के फंक्शन में हम इनफॉर्मल तरीके से टीचर से बात कर सकते हैं। टीचर्स भी हमारे बारे में जान सकते हैं, हम भी उनके बारे में और जान सकते हैं, ठीक है, उनकी जर्नी के बारे में जान सकते हैं। तो इट इज़ अ ग्रेट ओकेजन टू रिवॉर्ड चिल्ड्रन हु एक्सेल्ड इन देयर अकेडमिक सॉरी It is a great occasion to reward children who excel in either academic और co-curricular activities। की यह उन बच्चों को पुरस्कृत करने का एक शानदार अवसर है जिन्होंने शैक्षिक अथवा सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन किया होता है। It helps parents understand the skill and interest of their children other than just the academic। कि इससे माता पिता को भी पता चलता है ना कि उनका बच्चा पढ़ाई के अलावा और किन किन चीजों में अच्छा है। तो it boosts confidence in the children and helps them to get rid of stage uh, fright and nerves। कि यह बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, उन्हें मंच के डर से छुटकारा पाने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प टू टीच चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। कि इससे क्या होता है कि बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अलग अलग हाउसेस होते हैं, सबको ड्यूटीज दी जाती है, तो बच्चे क्या कहते हैं, उनके अंदर का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ठीक है, साथ ही साथ टीम में काम करना भी बच्चे सीखते हैं। It helps children find their passion in which they can look to build a career out of। कि ये बच्चों को उनके जुनून को खोजने में मदद करता है कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए, उनके अंदर की पोटेंशियल क्या है, जिससे वे करियर बनाने के लिए देख सकते हैं। इट इनकरेजेस चिल्ड्रन टू बी मोर कॉम्पिटिटिव टू हेल्प देम परफॉर्म बेटर। कि ये बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए, अधिक प्रतिस्पर्धी होने के लिए प्रोत्साहित करता है। इट इज अ ग्रेट वे टू एक्नॉलेज एंड एम्पावर द कल्चर ऑफ आवर नेशन। कि हमारे राष्ट्र की संस्कृति को स्वीकार करने, सशक्त करने का एक शानदार तरीका